नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स का नव्या के एजुकेशनल पोर्टल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम इंग्लिश ग्रामर में एक नया चैप्टर स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस। आप सभी को पता है अभी तक हमने अजरेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इम्पेरेटिव के बारे में स्टडी की है और आज हम ऑप्टेटिव के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन, रिकॉग्नाइज और इसकी यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि हम आपको गोल्डन ट्रिक के साथ इस चैप्टर को समझा सकें। तो सबसे पहले हम इसकी शुरुआत करते हैं डेफिनेशन के साथ में। और इसकी डेफिनेशन को दो भागों में डिवाइड किया गया है, पहला हिंदी के अकॉर्डिंग और दूसरा इंग्लिश के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम इसे हिंदी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि हिंदी के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखिएगा, ऐसे वाक्य जहाँ हम हमारे मन और विचारों में ऐसे भाव लेकर आते हैं, जैसे किसी के लिए कामना करना, अभिशाप देना या श्राप देना, किसी के लिए दुआ करना या किसी को शुभकामनाएं देना, किसी को बधाई देना, किसी को आशीर्वाद देना, इच्छा जाहिर करना, किसी के लिए प्रार्थना करना, ये सारी भावनाएं जो हमारे मन में पैदा होती है, अगर हम इन्हें किसी वाक्य के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और उस वाक्य के पीछे विस्मयादि बोधक चिन्ह आता है तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहा जाता है इच्छावाचक वाक्य, जिसमें हम हमारे मन और विचारों में उत्पन्न भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन याद रखना, इसमें भी पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क आता है जो ये प्रदर्शित करता है कि ये सेंटेंस ऑप्टेटिव का है। एग्जाम्पल देखिए, भगवान उसको लंबी उम्र दे, बाहर में जाओ। ये जो सेंटेंस है ये ऑप्टेटिव के हैं क्योंकि इनके अंदर जो फीलिंग्स आ रही है, जो इमोशंस आ रहे हैं, वो ये प्रदर्शित करते हैं कि ये ऑप्टेटिव का है। इसी तरह से हम इसे पढ़ेंगे इंग्लिश के अकॉर्डिंग। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, देखिएगा। एक ऐसा सेंटेंस जहाँ सडनली ऐसी फीलिंग और इमोशन क्रिएट होते हैं जैसे विश, कर्स, कॉन्ग्रेचुलेट, प्रे, ब्लेस, कीन, कंसोल, टू मोटिवेट एंड इंस्पायर। ठीक है ना। ये सारी जो फीलिंग और इमोशन है जो ऑटोमेटिकली सडनली क्रिएट होती है और उसके बाद उस सेंटेंस के एट द एंड एक्सक्लेमेशन मार्क आता है तो वो सेंटेंस कहलाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसे आप इंग्लिश की लैंग्वेज में देख सकते हैं, ए सेंटेंस विच एक्सप्रेस ए फीलिंग और इमोशन लाइक विश, टू कर्स, टू कॉन्ग्रेचुलेट, टू प्रे, टू ब्लेस, टू कीन, टू कंसोल, टू मोटिवेट, ऑब्लिक, to inspire, and followed by exclamation mark at the end of an English sentence is called optative sentence. And you can look example here like, may God bless you with the exclamation mark, wish you a happy married life with exclamation mark, and this sentence express optative sentence. So guys, I think you understand better what am I saying you. So guys, please let's remember what am I explaining you. And now we study about recognize here and we say in Hindi पहचान। तो अब हम पहचान के बारे में पढ़ेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है। देखिएगा, इसकी पहचान को भी हमने हिंदी और इंग्लिश के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है। तो सबसे पहले फर्स्ट हम इसे हिंदी के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे। वैसे तो इसकी कोई एप्रोप्राइट रिकॉग्नाइज नहीं होती है, कोई इसकी सटीक इसकी पहचान नहीं होती है, लेकिन हम इसे केवल जनरली इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर किसी हिंदी में सेंटेंस की शुरुआत ऐसे हो जैसे भगवान शब्द आ जाए पहले, या भगवान करे ऐसे शब्द आ जाए और पीछे विस्मयादि बोधक चिन्ह आ जाए, तो वो सेंटेंस आपका ऑप्टेटिव का कहलाता है। ये एक जनरल नोट से ध्यान रखिएगा, ये कंफर्म नहीं है, 100% ट्रू नहीं है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार सेंटेंस की शुरुआत में, वाक्य की शुरुआत में भगवान या भगवान करे आए। कभी आ सकता है, कभी ना भी आए, लेकिन आपको केवल सेंस को समझना है, आपको केवल भाव को समझना है कि ऐसा कोई वाक्य जिसमें ऐसे विचार प्रस्तुत हो या एक्सप्रेस हो जैसे कि इच्छा, कामना, दया, करुणा, अभिशाप, दुआ, प्रार्थना,
आशीर्वाद, शुभकामना, बधाइयाँ देना, ये सारे जो विचार है, ऐसी जो भावनाएं प्रदर्शित होती हो किसी वाक्य में और उसके पीछे अगर मान लो एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाए तो समझ जाइए कि वो आपका ऑप्टेटिव का है। लेकिन होता क्या है ना, जनरली वाक्य की शुरुआत भगवान या भगवान करे शब्द से ही होती है। ठीक है, अब आप एग्जाम्पल देखिएगा, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। ठीक है, भगवान करे आपका जीवन मंगलमय हो। अब इन दोनों एग्जाम्पल को आपको समझना है। भगवान आपको शांति दे, इसके अंदर भगवान एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, भगवान शांति देने वाला खुद है। ठीक है ना, तो सब्जेक्ट के तौर पे भगवान खुद काम कर रहा है। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, भगवान करे आपका जीवन मंगलमय हो, तो यहाँ भगवान काम नहीं कर रहा है, केवल शब्द हमने यहाँ पर रिवील किया है, डिस्प्ले किया है कि भगवान करे, लेकिन भगवान नहीं कर रहा है, करने वाला सब्जेक्ट है। और कौन है? आप खुद हो। आपका जीवन मंगलमय हो, आपका खुद का। ठीक है ना, भगवान का नहीं, आपका खुद का। तो यहाँ भगवान सब्जेक्ट नहीं है, हम खुद सब्जेक्ट है। लेकिन हो क्या रहा है ना कि भगवान करे या भगवान जनरली वाक्य की शुरुआत में आते हैं तो हम इन्हें इजीली समझ जाते हैं कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। बस ध्यान रखना है कि पीछे का जो मार्क है वो एक्सक्लेमेशन मार्क होना चाहिए। अब हम इंग्लिश के अकॉर्डिंग इसकी रिकॉग्नाइज पढ़ेंगे। देखिएगा, अगर किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस की शुरुआत में और विथ से हो और पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाए तो वो सेंटेंस 100% ऑप्टेटिव कहलाता है। ठीक है, इफ इन एनी इंग्लिश सेंटेंस दीज टू वर्ड्स लाइक मे एंड विश come at the first place with exclamation mark followed at the end of an English sentence is recognized optative sentence. It's mean you understand better because may is not a model here, understand, and there is not existing the real means here. And wish, okay, these two words are not appropriate here. These words are mostly used as recognize टू एक्सप्रेस ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसका मतलब ये हुआ गाइस कि अगर किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस की शुरुआत अगर MAY में और विश से हो और पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाए तो 100% वो सेंटेंस आपका ऑप्टेटिव का कहलाएगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं, मे यू लाइव लॉन्ग विथ एक्सक्लेमेशन मार्क। इसी तरह से विश यू हैप्पी जर्नी विथ एक्सक्लेमेशन मार्क। In these two sentences you are looking that we used may and wish at the first place, okay guys, and at the last we used exclamation mark, then it is 100% sure it is an optative sentence, okay। इस तरह से अब हम पढ़ेंगे इसके यूजेस के बारे में कि ऑप्टेटिव को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं और विश का प्रयोग हम किस तरीके से करेंगे और मे का प्रयोग किस तरीके से करेंगे, वो भी ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर। तो आपको सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है, तीन चीज़ों का। तीन चीज़ कौन सी? कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को हमेशा प्रेजेंट सिंपल यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। ये पहली चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ कि जब भी ऑप्टेटिव सेंटेंस बनेगा उसका जो भी सब्जेक्ट बनेगा, मान लीजिए कि वो सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वहाँ हम एस या ईएस का यूज़ नहीं करेंगे उस सेंटेंस की मेन वर्ब के साथ में, नहीं करेंगे, याद रखना। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रूल्स होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम एस ईएस का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ इस केस में नहीं करेंगे। तीसरी चीज़, ऑप्टेटिव सेंटेंस को कभी भी नेगेटिव फॉर्म्स में क्रिएट नहीं किया जाता है, नहीं बनाया जाता है। इन तीन चीज़ों का आपको हमेशा ध्यान रखना है। और अब हम देखेंगे कि कहाँ हम मे का प्रयोग करते हैं और हम कहाँ विश का प्रयोग करते हैं। ये तो आपको पता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस की जो शुरुआत है वो हमेशा ऑलवेज मे और विश से होती है और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि हम कहाँ तो मे का प्रयोग करते हैं और कहाँ विश का प्रयोग करते हैं। तो देखिएगा, मैं सबसे पहले आपको विश के बारे में बता रहा हूं। देखिए, यहां देख सकते हैं, इट इज यूज्ड ओनली टू विश कॉन्ग्रेचुलेट टू एनीवन अदरवाइज नो। कहने का मतलब है हम विश का प्रयोग केवल 1% करते हैं,
1% का मतलब केवल विश करने के लिए, किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। मान लो कोई इंसान सक्सेस होता है, हम उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, तो उस कंडीशन में या विश करने के लिए हम केवल विश का प्रयोग करते हैं, अदरवाइज नो। अदरवाइज हमेशा मे का ही प्रयोग होगा। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि केवल शुभकामना और बधाई देने के लिए हम विश का प्रयोग करते हैं, और विश को हमेशा सेंटेंस में फर्स्ट प्लेस पे रखा जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़, अब आपको ये देखना है कि ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट भगवान नहीं होता है, ये भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब भी हम विश का प्रयोग करेंगे तो वहाँ कभी भी गॉड का प्रयोग नहीं करेंगे, ये एक समझने वाली बात है। और अब हम समझते हैं मे के बारे में कि मे को किस तरीके से यूज़ करते हैं। देखिए, मे के सेंटेंस में जनरली क्या होता है, भगवान शब्द का प्रयोग होता है। भगवान या भगवान करे ऐसे शब्द आते हैं। अगर गॉड शब्द आ रहा है और वो सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है तो हम क्या करेंगे, मे के बाद गॉड का प्रयोग करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि भगवान वहाँ एज ए सब्जेक्ट काम नहीं करता है, तो हम क्या करते हैं, जो भी करता है, जो भी क्रिया करने वाला होता है उसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं और मे के बाद उस सब्जेक्ट का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। अगर मे का स्ट्रक्चर बनेगा तो कैसे बनेगा, तो मे का स्ट्रक्चर दो तरीके से बनाएंगे। अगर सब्जेक्ट गॉड है, अगर सब्जेक्ट भगवान है तो मे प्लस गॉड, मे के बाद गॉड आएगा, उसके बाद वीवन यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। कब, जब सब्जेक्ट में गॉड है और खुद भगवान काम करता है। जैसे भगवान आपको आशीर्वाद दे तो आशीर्वाद देने वाला भगवान है, तो यहाँ भगवान खुद काम कर रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, मे के बाद गॉड का प्रयोग करेंगे। अब दूसरा इसका दूसरा स्ट्रक्चर देखिएगा, मे प्लस सब्जेक्ट, मे के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम गॉड का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। वीवन उसके बाद ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है जब सब्जेक्ट भगवान नहीं हो, गॉड नहीं हो, तो जो क्रिया करने वाला है हम उसी को यहाँ पर रखेंगे। अब देखिए विश का स्ट्रक्चर, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत विश से हो रही है तो कैसे करेंगे, विश के बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वीवन और उसके बाद ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। अब आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। सबसे पहले मे का एग्जाम्पल देखिए, मे यू गेट सक्सेस इन लाइफ। भगवान करे आपको जीवन में सफलता मिले। आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि आपको जीवन में सफलता मिले, वो भी सही है, और भगवान करे वो भी सही। लेकिन भगवान करे, भगवान नहीं कर रहा है। आपको जीवन में सफलता मिले तो आपको मिलनी है, आप सफलता आप प्राप्त करने वाले हैं, तो सब्जेक्ट का रोल आप प्ले कर रहे हैं, तो इसलिए हमने मे का प्रयोग, मे के बाद यू का प्रयोग किया, गॉड का प्रयोग नहीं किया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मे गॉड गिव यू सक्सेस इन लाइफ। भगवान आपको जीवन में सफलता दे। अब यहाँ पे सफलता देने वाला कौन है, भगवान है, तो हमने यहाँ पे गॉड को एज ए सब्जेक्ट यूज़ कर दिया मे के बाद में। अब आप क्या देख रहे हैं कि मे का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट में फर्स्ट प्लेस पे यूज़ होगा, उसके बाद गॉड आ सकता है या कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होता है। इसी तरह से विश का सेंटेंस देखिए कि आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं, विश यू हैप्पी बर्थडे, ठीक है ना। हमने सेंटेंस की शुरुआत विश से की, उसके बाद आपको यानी कि यू, हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की शुभकामनाएं, तो हैप्पी बर्थडे विथ एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इस तरह से हम मे और विश का प्रयोग करते हैं। 99% ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की शुरुआत मे से होती है, क्योंकि उनमें जनरली हम भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं, और जनरली जो फीलिंग्स और इमोशन होते हैं वो सारे मे के द्वारा क्रिएट होते हैं। लेकिन केवल शुभकामनाएं, बधाइयाँ देने के लिए हम केवल विश का प्रयोग करते हैं, अदरवाइज नो। अब हम आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखेंगे जो आपको इजीली इस चैप्टर को अच्छी तरह से क्लियर कर देंगे। देखिएगा, पहले मे का प्रयोग, उसके बाद विश का प्रयोग सिंपल ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के तौर पे। तो सबसे पहले मे का प्रयोग करेंगे, गॉड सब्जेक्ट के रूप में हो तो या गॉड सब्जेक्ट के रूप में ना हो तो। आपको दो चीज़ समझनी है, यहाँ मैं दो चीज़ क्लियर करता हूँ कि अगर हम जब मे से सेंटेंस बना रहे हैं तो वहाँ दो चीज़ देखी जाती है कि सब्जेक्ट खुद भगवान है या सब्जेक्ट खुद भगवान नहीं है। जब भगवान है तो गॉड को सब्जेक्ट बना रहे हैं, और जब भगवान नहीं है तो हम गॉड को सब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं। आप एग्जाम्पल देखिए, भगवान आपको तरक्की दे, भगवान खुद सब्जेक्ट है। भगवान आपको शक्ति दे, भगवान खुद सब्जेक्ट है। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे तो भगवान खुद सब्जेक्ट है। भगवान आपको आशीर्वाद दे तो भगवान खुद सब्जेक्ट है। भगवान आपकी सहायता करे तो भगवान खुद सब्जेक्ट है। यानी कि आपको शक्ति देना, तरक्की देना, आत्मा को शांति देना, आशीर्वाद देना, सहायता करना, इनमें सबके अंदर भगवान काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ क्रिया भगवान के द्वारा हो रही है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, मे के बाद डायरेक्टली गॉड का प्रयोग कर रहे हैं। भगवान आपको तरक्की दे, मैं गॉड सक्सेस यू। भगवान आपको शक्ति दे, मैं गॉड गिव यू पावर।
भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। मै गॉड योर सोल रेस्ट इन पीस। भगवान आपको आशीर्वाद दे। मै गॉड ब्लेस यू। भगवान आपकी सहायता करे। तो इसमें आप देख सकते हैं मै गॉड हेल्प यू। अब आप देख रहे हैं कि गॉड सब्जेक्ट है, उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, V1 को यूज़ कर रहे हैं। V1 कौन कौन सी है, जैसे सक्सीस, गिव एंड रेस्ट एंड ब्लेस एंड हेल्प। हमने यहाँ पे इनको V1 के तौर पे यूज़ किया और उसके बाद में ऑब्जेक्ट के तौर पे सेंटेंस में यूज किया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब भी सब्जेक्ट के तौर पे गॉड आएगा तो हम इस तरीके से यूज करेंगे। लेकिन अगर मान लो सेंटेंस में भगवान सब्जेक्ट के तौर पे नहीं आ रहा है तो किस तरीके से यूज करेंगे। देखिए, भगवान करे आप नरक में जाओ, तो भगवान नहीं कर रहा ये काम। मे यू गो टू हेल, आप खुद कर रहे हैं तो यू लगा दिया। भगवान करे आप जीवन में खुश रहो, मे यू बी हैप्पी इन लाइफ, आप खुद। भगवान करे आप नौकरी प्राप्त करें, यानी कि आप खुद प्राप्त करें, मे यू गेट द जॉब। भगवान करे आप परीक्षा में पास हो जाओ, मे यू पास इन एग्जाम। भगवान करे तुम मर जाओ, मे यू डाई। इन सेंटेंस में आप देख रहे हैं हमने कहीं पर भी गॉड का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि गॉड कहीं काम कर ही नहीं रहा है, तो गॉड सब्जेक्ट है नहीं, हम खुद करने वाले हैं, तो हमने यहाँ पे यू के तौर पे अपने आप को यूज किया। ठीक है, अब आप देखिए विश के तौर पे बनने वाले ऑप्टेटिव सेंटेंस, कि जब हम विश से ऑप्टेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो किस स्ट्रक्चर के द्वारा बनाएंगे। देखिए, परीक्षा में सफलता की बधाइयाँ, तो विश यू सक्सेस इन एग्जाम। शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं, विश यू हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। जन्मदिन की शुभकामनाएं, विश यू हैप्पी बर्थडे। जीवन में सफलता की शुभकामनाएं, विश यू सक्सेस इन लाइफ। शादी की शुभकामनाएं, विश यू हैप्पी मैरिज। तो आप इनमें देख रहे हैं हमने फर्स्ट प्लेस पे विश का प्रयोग किया, क्योंकि यहाँ सेंटेंस में से नहीं बन रहा है और केवल हम यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, किसी को बधाई या शुभकामनाएं दे रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत यहाँ पे हमने विश से करी, और वो भी ऑप्टेटिव के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में, कि नेगेटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। देखिए, वैसे तो जो ग्रामेटिकल रूल्स होता है वो ये कहता है कि ऑप्टेटिव कभी नेगेटिव नहीं होता है और हमें इसे एज ए ग्रामर नेगेटिव नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम इसे एज ए स्पोकन के तौर पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप केवल स्पोकन के तौर पे यूज़ करते हैं तो हम आपको एक ट्रिक दे रहे हैं जिसके द्वारा आप इजीली इसको नेगेटिव मोड में बना सकते हैं, लेकिन एज ए ग्रामेटिकल नहीं बनाना है, इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप इसे इंग्लिश स्पोकन में एज ए नेगेटिव मोड में बनाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे आपको एक ट्रिक यूज़ करनी है जिसका नाम है गॉड प्लस फोरबिड प्लस डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस मे प्लस V1। ठीक है, सबसे पहले हम गॉड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद फोरबिड का होगा, उसके बाद हम दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए डेट का प्रयोग करेंगे एज ए कनेक्टर, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद मे, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब आप एग्जाम्पल देखिएगा, भगवान ना करे वह मर जाए। ठीक है, भगवान ना करे वह मर जाए, तो गॉड फॉरबिड दैट ही मे डाई। भगवान ना करे, तो फॉरबिड का मतलब था मना करना या ना करना, तो हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट नहीं लगाया, केवल इसको हमने कन्वर्ट किया फॉरबिड के अंदर, तो भगवान ना करे। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे गॉड फॉरबिड दैट, वह मर जाए, ही मे डाई। भगवान ना करे वह हार जाए, तो गॉड फॉरबिड दैट सी मे लूज। भगवान ना करे मैं आपको भूल जाऊं, तो गॉड फॉरबिड दैट आई मे फॉरगेट यू या फॉरगेट यू। भगवान ना करे हम आपको याद करें, गॉड फॉरबिड दैट वी मे मिस यू। भगवान ना करे हमारा देश झुके, गॉड फॉरबिड दैट आवर नेशन मे बो डाउन। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। बस आपको पीछे ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद मे का प्रयोग करना है और उसके बाद V1 का यूज़ करना है। जब आप इसको इंग्लिश स्पोकन में एज ए यूज़ करना चाहो नेगेटिव मोड के अंदर, तो इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं लास्ट एंड फाइनल गोल्डन ट्रिक के बारे में, जो कि बेहतरीन और मोस्ट यूज़फुल है, जिसे हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। किस तरह से यूज़ करेंगे देखिएगा। आपने कई बार सुना होगा, हम जब सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो कैसे, काश, ये वर्ड आपने यूज़ किया होगा, काश मैं अमीर होता, काश मैं पढ़ा लिखा होता। ये जो वर्ड आता है ना काश,
इसको लेकर हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं, ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है, गोल्डन ट्रिक है। इसको अपन इंग्लिश स्पोकन में यूज़ करेंगे। तो देखिएगा, जब भी काश से अगर कोई ऑप्टेटिव सेंटेंस बन रहा है तो हम सेंटेंस की शुरुआत कैसे करेंगे, विस के साथ में, सब्जेक्ट के साथ विस लगाएंगे या फिर वुड दैट का प्रयोग करेंगे, और वुड दैट सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है, जब भी आप वुड दैट का प्रयोग करेंगे तो वो काश के रूप में आपको कन्वर्ट करके देगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा, काश में अमीर होता, वुड दैट आई वर रिच। अच्छा, एक सबसे बड़ी चीज़, जब भी आप काश से सेंटेंस बनाओगे तो वहाँ आपको सब्जेक्ट के बाद वर का प्रयोग करना है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इससे कोई मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा वर का ही प्रयोग होगा। आई के साथ वैसे वॉच का प्रयोग होता है एज ए ग्रामर, लेकिन हम यहाँ पे वर का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है ना, तो वुड दैट आई वर रिच, काश में अमीर होता, काश हम इंसान होते, वुड दैट वी वर ह्यूमंस। ठीक है, काश तुम जिम्मेदार होते, वुड दैट यू वर रिस्पॉन्सिबल, काश वो खुश होती, वुड दैट सी वर ग्लेड। अब हमने यहाँ पे सी के साथ वर का प्रयोग किया, लेकिन ये वर ग्रामेटिकल नहीं है, ये केवल इंग्लिश स्पोकन के अकॉर्डिंग यूज़ किया गया है एज ए गोल्डन ट्रिक। काश वह ईमानदार होता, वुड दैट ही वर एन ऑनेस्ट। ठीक है, ही के साथ हमने वर का प्रयोग किया, नॉट ए ग्रामर, एज ए इंग्लिश स्पोकन, एज ए गोल्डन ट्रिक। तो इस तरीके से हम ऑप्टेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। याद रखिएगा, दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में बनाया जाता है। इसे हम नेगेटिव मोड में कभी नहीं बनाते, केवल स्पोकन मोड में बनाने के लिए इसकी हेल्प ले सकते हैं, अदरवाइज नो। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत में विस या मे का प्रयोग होता है और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को तो 100% सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।